गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब लोग। हमारा जो टॉपिक चल रहा था न्यूटन्स गति के नियम, और इसको हम कंटिन्यू करते हैं। पहला नियम हमने पढ़ लिया था अच्छी तरह से, जड़त्व का नियम। 3 प्रकार के जड़त्व पढ़ लिए, इससे संबंधित जितने भी उदाहरण थे सारे पढ़ चुके हैं। चलिए अपने बात कर रहे थे दूसरे नियम की। दूसरे नियम में हमने संवेग संरक्षण का सिद्धांत बताया था और आवेग की घटनाएं बताई थी। इस आवेग की घटना पर आधारित 1-2 उदाहरण परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। मैंने कल ही कहा था कि आवेग जो होता है वो बराबर किसके होता है, बल इंटू समयांतराल के बराबर होता है। बल इंटू समयांतराल के बराबर होता है, यानी आवेग बराबर क्या होता है, बल इंटू समयांतराल होता है। अब मेरे को एक चीज़ बताइए कि बल बराबर क्या हो जाएगा, आवेग बटा समयांतराल। आवेग बटा समयांतराल। तो मैंने कल बात की थी, अगर नीचे वाली राशि बढ़ेगी तो बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब हम किसी भी घटना में समयांतराल को बढ़ा दें, को बढ़ा दें तो हमें बल क्या होगा, कम महसूस होगा। आपने देखा होगा क्रिकेट खिलाड़ी जो होते हैं वो जैसे ही गेंद को पकड़ते हैं, अचानक से यहाँ पर नहीं पकड़ते, गेंद को अपने हाथों को पीछे लेके जाते हैं। इसका मतलब वो क्या कर रहा है, गेंद को पकड़ने की घटना का जो समय है उसको बढ़ा दिया उसने। एक तो अचानक से यहाँ पर गेंद पकड़ेगा, यानी बहुत ही कम समय दिया जाता है। जब समय कम दिया जाता है तो उसको बल क्या लगेगा, ज़्यादा, और जब हाथों को बल ज़्यादा लगेगा तो चोट भी ज़्यादा लगेगी। इस वजह से वो क्या करता है, गेंद अपने हाथों को चोट कम लगे, इसलिए वो क्या करता है, गेंद को पकड़ते समय अपने हाथों को पीछे की तरफ लेके जाता है। यानी कि गेंद को पकड़ने का समय अंतराल उसने क्या कर दिया, बढ़ा दिया। गेंद को पकड़ने का समय अंतराल जब बढ़ जाता है तो हाथों को चोट लगने वाली होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो आवेग से संबंधित या न्यूटन गति के सेकंड नियम से संबंधित एक घटना लिख देता हूँ, उदाहरण लिख देता हूँ। क्या, क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को पकड़ते समय पकड़ते समय अपने हाथों को पीछे की तरफ लेके जाता है। अपने हाथों को पीछे की तरफ लेकर जाता है। क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को पकड़ते समय अपने हाथों को पीछे की तरफ लेके जाता है। उसका रीज़न ये है क्योंकि जब पीछे की तरफ लेके जाएगा तब क्या होगा, तब वो समय अंतराल को बढ़ा देगा जिससे उसे बल कम महसूस होगा। दूसरा उदाहरण देखें। दूसरा उदाहरण क्या कहता है, दूसरा उदाहरण जैसे कोई एथलीट है, एथलीट जैसे ही आपने देखा होगा, एथलीट आया और एथलीट ने जैसे ही यहाँ से छलांग लगाई, या कोई भी गेम है या बच्चे जैसे ही छलांग लगाते हैं तो यहाँ नीचे फर्श है और फर्श पर उसे चोट क्या लगेगी, ज़्यादा लगेगी। फर्श पर उसे चोट क्या लगेगी, ज़्यादा लगेगी। लेकिन अगर नीचे गद्दा लगा दिया जाए, नीचे अगर कोई गद्दा लगा दिया जाए, सॉफ्ट है, तो उसको चोट कम लगेगी। चोट क्या लगेगी, कम लगेगी। अब मेरे को बताइए ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है, जैसे ही एथलीट या बच्चा इसके ऊपर छलांग लगा रहा है, इसके ऊपर छलांग लगाई उसने, तब क्या होता है, गद्दा स्पंजी होता है और ये इस बच्चे या एथलीट को रोकने के लिए समय को बढ़ा देता है। यानी जैसे ही बच्चा ऊपर छलांग लगाएगा तो गद्दा उस बच्चे को अचानक से न रोक कर थोड़ा नीचे की तरफ दबकर फिर रोक लेता है। यानी गद्दा नीचे दबेगा और फिर क्या होगा, उस व्यक्ति को रोकेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब जैसे ही गद्दे ने अपना समय अंतराल बढ़ाया, उस वस्तु को रोकने के लिए समय अंतराल बढ़ाया, तो बल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए बल क्या लगता है, कम लगता है। फर्श की कहानी सुनिए। बच्चा फर्श पे जैसे ही छलांग लगाता है ऊपर से उसको चोट लगती है। उसका रीजन ये है कि फर्श क्या है, स्पंजी नहीं है, फ्लेक्सिबल नहीं है। जैसे ही बच्चा छलांग लगाता है फर्श झट से उसको रोक लेता है, और जब झट से रोक लेता है इसका मतलब उसने बिल्कुल भी समय नहीं दिया रोकने के लिए। यानी कि बहुत ही सूक्ष्म समय अंतराल में उस बच्चे को क्या कर लिया, उसने रोक लिया। जब बहुत ही सूक्ष्म समय अंतराल में जब बच्चे को रोक लेता है तब क्या होता है, बल उसको क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। समय कम है तो बल ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकता हूँ एथलीट
फर्श पर छलांग लगाए तो चोट ज़्यादा लगती है। चोट ज़्यादा लगती है। फर्श पर छलांग लगाए तो चोट ज़्यादा लगती है। और आगे वो आप समझ गए, गद्दे पर लगाता तो उसे चोट क्या लगती है? कम लगती है, उसे चोट कम लगती है। अब देखें आगे क्या करते हैं। ये हमारे आवेग और इस समय इसकी सभी की बातें होगी। यहाँ पर एक बल राशि आती है, इसको न्यूटन के द्वितीय नियम में ही पढ़ लेते हैं। अपने बल क्या चीज़ है, पहले अपने क्या करते हैं, तृतीय नियम ही पढ़ लेते हैं, उसके बाद बल पढ़ेंगे, ठीक है। फिर अपने बल पढ़ेंगे और फिर घर्षण वगैरह के बारे में बातें करेंगे, कार्य ऊर्जा शक्ति की तरफ चले जाएंगे। चलिए अब अपने बात करते हैं किसकी, न्यूटन गति के तृतीय नियम की। न्यूटन गति के तृतीय नियम की। थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन गति का तीसरा नियम। तीसरा नियम क्या कहता है, सुनिए। अगर दो वस्तुएं आपस में परस्पर पड़ी हैं, सटा के रखा है, और अगर ये वस्तु इस पर कोई बल लगा रही है उतना ही ये वस्तु इस पर बल लगाएगी। यानी कि दो वस्तुएं जैसे यहाँ रखी हैं, इस बल ने, अगर इस वस्तु ने, ए वाली वस्तु ने बी वाली वस्तु पर अगर एफ बल आरोपित किया, अब सुनना ध्यान से, एफ बल जब आरोपित करती है तब ये बी वाली वस्तु भी एफ बल उतना ही बल, परिमाण में क्या, बराबर बल, परिमाण में बराबर बल लगाएगी। और परिमाण में बराबर बल लगाएगी, लेकिन किस दिशा में लगाएगी, विपरीत दिशा में लगाती है। यानी जब दो वस्तुएं परस्पर क्रिया के दौरान पड़ी रहती हैं, परस्पर क्रिया करती हैं, तो एक वस्तु जितना बल दूसरी वस्तु पर लगाती है, दूसरी वस्तु उतना ही बल पहली वस्तु पर विपरीत दिशा में लगाती है। इसी को कहते हैं क्रिया की प्रतिक्रिया होना। यानी कोई वस्तु अगर किसी दूसरी वस्तु पर क्रिया करती है तो दूसरी वस्तु इसके विपरीत क्या करेगी, प्रतिक्रिया करती है। यानी उसी परिमाण में प्रतिक्रिया हो जाती है। यही क्या था अभी न्यूटन गति का तृतीय नियम। लैंग्वेज में लिख लेते हैं इसको, फिर इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, सीधा पूछ लेगा एग्जाम्पल देके कौन से नियम से संबंधित है। तो अपने लैंग्वेज में लिखते हैं न्यूटन गति का तृतीय नियम। जब दो वस्तुएं परस्पर क्रिया में होती हैं, क्रिया में होती हैं, तब पहली वस्तु जितना बल या क्रिया कह दूं, जितना बल या क्रिया दूसरी वस्तु पर आरोपित करती है, दूसरी वस्तु पर आरोपित करती है, दूसरी वस्तु उतनी ही परिमाण में, दूसरी वस्तु उतने ही परिमाण का मतलब वही बराबर मात्रा, उतने ही परिमाण में, लेकिन विपरीत दिशा में पहली वस्तु पर, विपरीत दिशा में पहली वस्तु पर बल या प्रतिक्रिया आरोपित करती है, बल या प्रतिक्रिया आरोपित करती है, बल या प्रतिक्रिया आरोपित करती है। यानी जब दो वस्तुएं परस्पर क्रिया में होती हैं, तब पहली वस्तु जितना बल या क्रिया दूसरी वस्तु पर लगाती है, दूसरी वस्तु उतना बल या प्रतिक्रिया पहली वस्तु पर लगाएगी। यानी इस न्यूटन की गति के तृतीय नियम को एक नाम दे दिया जाता है, कहा जाता है कि ये कौन सा नियम है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। कौन सा, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, इसे कहा जाता है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अब इस पर कई घटनाएं आधारित हैं, वो देखिए क्या घटनाएं हैं। इस पर जो घटनाएं हैं वो देखिए। आपने कभी देखा होगा कोई बालक जब जमीन पर चलता है तो वो क्या करता है, कोई बालक जब जमीन पर चल रहा है, ये जमीन है, और तब क्या करेगा, ये अपने पैरों से
पैरों से जमीन को किधर धकेलेगा, पीछे की तरफ धकेलने का प्रयास करता है, अपने पैरों से जमीन को पीछे की तरफ धकेलने का प्रयास करता है। और जमीन भी क्या करती है, जमीन इसको उतनी ही परिमाण में बराबर प्रतिक्रिया ऊपर की तरफ या आगे की तरफ देती है, जिस वजह से ये चल पाता है। ठीक है, तो कहने का मतलब पैरों से जमीन को पीछे धकेलेगा और पीछे धकेलेगा तो जमीन भी इसको आगे की तरफ धक्का देती है, इस वजह से ये चल पाता है। ठीक है, यहाँ चलने का कारण घर्षण भी है, वो अलग बात है, घर्षण में पढ़ लेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब किस वजह से चल पाया, घर्षण की वजह से चल पाया। दूसरी बात सुनिए, मान लो कोई गोली चला रहा है, एक व्यक्ति है और उसकी ये गन है, उसकी एक गन है, जैसे ही इस गन से गोली निकलती है तो जितना अब झटके से गोली निकलेगी तो गन क्या करेगी, गोली क्या करेगी, इसको पीछे की तरफ उतना ही झटका देगी। यानी जब गन गोली को आगे की तरफ झटका देती है तो गोली भी उतना ही झटका पीछे की तरफ देती है। तभी तो कोई जो बंदूक चलाने वाला होता है उसके कंधे पर चोट आ जाती है, पीछे की तरफ गिर जाता है। उसका रीजन क्या हुआ, इस गन ने क्या किया, गोली को जितना बल आगे दिया, वेग दिया, उतना ही वेग गोली क्या करती है, इसको पीछे की तरफ धकेलती है, इस वजह से ये गिर जाता है कई बार। आगे वाला एग्जाम्पल देखें, मैं यहां लिख देता हूं, आप नोट कर लीजिए साथ साथ। क्रिया प्रतिक्रिया पर आधारित जितनी भी घटनाएं हैं वो लिख देता हूं। घटनाएं पहली क्या है, जमीन पर चलना, जमीन पर चलना किस पर आधारित है भाई, क्रिया प्रतिक्रिया पर आधारित है। बंदूक से गोली चलाने पर, बंदूक से गोली चलाने पर बंदूक साज का पीछे की तरफ गिर जाना, पीछे गिरना। तीसरा, अब कोई तट पर नाव खड़ी है और नाव के अंदर एक व्यक्ति खड़ा है, जैसे ही व्यक्ति बाहर तट पे छलांग लगाएगा नाव किधर चली जाएगी, पानी में चली जाएगी। वो क्या कर रहा है, ये नाव जैसे ही खड़ी है वो यहां से यहां खड़ा है और जैसे ही इधर छलांग लगाएगा वो क्या करेगा, पैरों से नाव को पीछे की तरफ धकेलेगा और अपने आप आगे चला जाएगा। यानी वो क्या करता है, पैरों से पीछे धकेलता है, नाव को आगे छलांग लगाता है तो वो नाव उतना ही बल अनुभव करती है और पीछे की तरफ चली जाती है। यानी नदी के किनारे पर, नदी के किनारे पर कूदने से नाव का पीछे हटना, नाव का पीछे हटना, नदी के किनारे पर कूदने से नाव का पीछे हटना, जमीन पर चलना, बंदूक से गोली चलाने पर बंदूक साज का पीछे गिरना। तो ये सारे हमारे न्यूटन गति के तृतीय नियम पर आधारित घटनाएं थी। तो ये न्यूटन गति के तृतीय नियम पर आधारित जो घटनाएं थी। चलिए आगे बात करते हैं अपने बल के बारे में। क्रिया प्रतिक्रिया अपना नियम हो चुका है और देखो थोड़ी सी एक बात बता देता हूँ, जैसे छोटी सी बात है, एक मिनट की। जैसे ऊंट जो चलता है वो पक्की ज़मीन पर चलने की बजाय या पक्की सड़क पर चलने की बजाय कच्ची रेत में चलना ज़्यादा पसंद करता है। कच्ची रेत में चलना ज़्यादा पसंद क्यों करता है, क्योंकि आपने देखा होगा ऊंट के जो पैर हैं वो गद्दीदार होते हैं, ठीक है ना, गद्दीदार पैर हैं। अब क्या करेगा, जैसे ही कच्ची ज़मीन पर चलेगा उसका इतना पैर अंदर धंस जाएगा। यानी क्या हुआ, अब इसके पैर नीचे से कठोर नहीं है, पशुओं की तरह ही इसके पैर क्या है, गद्दीदार है, तो इसको चोट लगती है। चोट इस वजह से लगती है, पक्की सड़क क्या करती है, इसके पैरों को रोकने के लिए समय बिल्कुल ही कम देती है। यानी वो अचानक से इसको पैरों को यहाँ रख दिया, पैर तो यहीं रुका रहेगा। इसका मतलब इसको क्या करेगा, अगर समय कम हुआ तो बल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी इसको बल ज़्यादा लगेगा, चोट ज़्यादा लगेगी। लेकिन जब कच्ची रेत पे चलता है तो इतना पैर अंदर धंस जाता है, इतना पैर अंदर धंस गया, इसका मतलब क्या हुआ, कच्ची रेत इसके पैर को क्या करती है, अंदर की तरफ खींचती है और रोकने के लिए थोड़ा समय बढ़ा देती है। यानी इसका पैर जैसे ही रुकेगा तो समय बढ़ जाएगा, और समय बढ़ जाएगा तो क्या होगा, इसको चोट कम लगेगी। तो ये किस पर आधारित है अभी, आवेग पर आधारित है, न्यूटन गति के द्वितीय नियम पर आधारित है। धन्यवाद साथियों।